आखिर आज के समय में लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? आज भी इंडिया में आईआईटी इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे 10-10 या 15-15 हजार की नौकरी क्यों कर रहे हैं? सरकार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए आखिर कौन कौन से काम कर रही है? वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी इंडिया ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग में कितना पिछड़ा हुआ है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आखिर कौन कौन सी कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधार में लाया जा सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। हमारा देश भारत जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत वर्ल्ड ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग में कौन सी रैंक पर होगा? दोस्तों आप खुद ही एक बार अनुमान लगाइए। क्या टॉप 5 पर? नहीं। टॉप 10 पर? नहीं। टॉप 20 पर? नहीं। कम से कम टॉप 50 पर तो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जानकर शौक लगेगा कि हमारा देश भारत ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग में वर्ल्ड में 134th पोजीशन पर आता है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां पर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ अनदर कंट्रीज के लोग ही पुअर नहीं कहते, बल्कि दोस्तों इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को खुद इंडिया के सिटीजन ही क्रिटिसाइज करते हैं। जहां पर दोस्तों अगर हम इंडिया के स्कूल्स की संख्या को देखें तो वो कुछ 1.5 मिलियन के अराउंड है, और वहीं 15 लाख स्कूल्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, यानी 15 लाख स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स की गिनती में आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें चाइना जैसी एडवांस कंट्री में कितने गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, तो दोस्तों उनमें लगभग 2.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल। दोस्तों वो कंट्री जिसका एरिया भारत से 3 गुना ज्यादा है, वहीं गवर्नमेंट स्कूल की संख्या सिर्फ 2.5 लाख है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद एजुकेशन के स्तर पे दुनिया में चीनी बच्चे ऊपर से टॉप 5 में गिर जाते हैं, और वहीं भारतीय बच्चे नीचे से टॉप 5 में गिर। दोस्तों जहां पर हमें इसके कई फैक्टर कॉज देखने को मिल सकते हैं, जहां पर इसका पहला कॉज है रोड लर्निंग और एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच। जहां पर आज के समय में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किसी बच्चे को उसके स्किल्स पर जज नहीं किया जाता, बल्कि उसके मार्क्स पर जज किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें मार्क्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ना कि कोई बच्चे को स्किल एक्वायर कराने में, जो कि उसके भविष्य में ज्यादा आगे चलकर काम आ सके। यहाँ तक कि सभी एग्जाम भी इसी सेम वैल्यू पर बेस्ड है, और सभी स्कूल्स और हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी यही मोटिव है कि बस कैसे बच्चे को एग्जाम्स क्लियर करवा दिए जाए और उसको इस चीज का ज्ञान दे दिया जाए कि जॉब कैसे पा सकते। जहाँ दोस्तों दूसरा फैक्टर सामने आता है, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम को भी इम्पैक्ट डालती है, और साथ ही में स्टूडेंट्स के लंबे समय तक याद रखने वाली ज्ञान की एबिलिटी को भी इम्पैक्ट डालती है। जहाँ पर अभी भी लगभग 12 स्टेट्स के 22% स्कूल्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, जिनमें कई रिस्क भी सामने आते हैं, जैसे दीवारों का ढह जाना, स्कूल्स में पानी भर जाना ज्यादातर मानसून के टाइम पर, और साथ ही में फॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जैसे कॉजेज भी सामने आते हैं। दोस्तों कई कारणों में से एक और कारण सामने आता है, जो कि है टीचर्स क्वालिटी और लैंग्वेज बैरियर। जहां पर दोस्तों 2024 और 25 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 91.4% प्राइमरी टीचर्स क्लासिफाइड यानी ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों कई लेटेस्ट रिपोर्ट्स का ये कहना है कि कई टीचर्स की ट्रेनिंग लेटेस्ट में आई NAP 2020 के अनुसार, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार नहीं की गई है। और ऐसे ही सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए भी 90.4% बताया जाता है। लेकिन दोस्तों हमें इसमें एक शैडो फैक्टर देखने को मिलता है, जहां पर कई टीचर्स स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स पर नॉन एकेडमिक टास्क लाद दिए जाते हैं, जैसे इलेक्शंस या फिर सर्वेज, जिनमें टीचर्स एक्चुअल टीचिंग से दूर रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करें लैंग्वेज बैरियर की, तो दोस्तों हमारे देश इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और साथ ही में 1600 के करीब डायलेक्ट्स हैं।
ये डाइवर्सिटी अक्सर रूरल एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए लिंग्विस्टिक एक्सक्लूजन का कारण बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप इंग्लिश लैंग्वेज को देख लीजिए। आज के समय इंग्लिश लैंग्वेज को सोशियल इकोनॉमिक मोबिलिटी और हायर एजुकेशन के रास्ते पर जाने वाले एक गेट की तरह देखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि इंडिया में तो सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश फ्लुएंटली तरीके से बोलने आती है, जिनमें से ज्यादातर लोग अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों यही बात एक फॉर्मिडेबल बैरियर क्रिएट करती है, जहां पर इंग्लिश को क्लास वाले पीपल के लिए शो किया जाता है और वहीं मदर टंग को आम जनता की। लेकिन दोस्तों अगर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हाल इतना ही बुरा है तो आखिर गवर्नमेंट इसके सुधार में कौन कौन से काम कर रही है? तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ इसमें कदम उठाए हैं, जिसमें पहला कदम है नैप यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अपग्रेड करना, जिसे 2020 में अपग्रेड किया गया था, जहां पर 10+2 के स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में बदल देना। दोस्तों इसका मतलब इनिशिएटिव फोकस में ज्यादा ध्यान देना और क्वालिटी लर्निंग को एनहांस कर उसे 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग बदलाव में ला। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने पहले और भी कई तरह की योजनाएं लागू की है जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लास 1 to 8 के बच्चों को कुक्ड मील प्रोवाइड करवाए जाते थे, जिससे उनकी न्यूट्रिशन कमी पूरी हो जाती थी और साथ ही में उनके स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ जाती थी। पीएम ई विद्या एंड डिजिटल इनिशिएटिव, जिसका मोटो था वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और साथ ही में स्टूडेंट्स के लिए QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स भी। दोस्तों इसका बेस्ट यूज हम कोविड पैंडेमिक के समय तो देख ही सकते थे। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन, जिस एक्ट को 2009 में लागू किया गया था, जहां पर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी और फ्री थी। दोस्तों भले ही ये सभी योजनाएं सफल रही, लेकिन सबसे सक्सेसफुल रहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जहां पर जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज को कम किया गया और साथ ही में लड़कियों के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया गया। दोस्तों जहां ये सभी योजनाएं सफल तो रही, लेकिन हमें इनमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जहां हमें लो क्वालिटी और रोड लर्निंग, डिजिटल डिवाइड एंड एक्सेस, लो फाउंडेशनल लिटरेसी, एम्प्लॉयबिलिटी गैप्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर में यही सवाल आता है कि हम अपनी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को कैसे अच्छा बना सकते हैं या फिर दूसरी कंट्री से कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर किसी दूसरी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कंट्री के फैक्टर कुछ और थे जो उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में यही सवाल आता है कि आखिर करे तो करे क्या। तो यहाँ पर हमें अपनी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से सीखना चाहिए, जहाँ पर दोस्तों हमारा देश भारत सिर्फ कल्चर या फिर हिस्ट्री में ही रिच नहीं है, बल्कि एंशिएंट एजुकेशन में भी बहुत रिच है। डिबेट्स, डिस्कशन और पर्सनल डेवलपमेंट एमिनेंट पार्ट हुआ करता था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का। ग्रुप्स में पढ़ाना एक कॉमन पार्ट होता था टीचिंग का, लेकिन हर एक बच्चे के कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसे पर्सनली भी पढ़ाया जाता था। ओरल रेसिटेशन एजुकेशन प्रोवाइड कराने का एक मुख्य माध्यम था और इसे कई मेथड्स के द्वारा प्रैक्टिस कराया जाता था, जैसे इंट्रोस्पेक्शन, मेमोराइजेशन, स्टोरी टेलिंग और क्रिटिकल एनालिसिस। दोस्तों जहां एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में एनालिटिकल यूज और वैल्यू इंक्लिनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, वहीं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में रोड लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मेरे ओपिनियन से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो बुरा है, लेकिन दोस्तों इतना ही बुरा नहीं है कि इसमें सुधार ना हो सके, और जहाँ पर सरकार भी पूरी तरह से मेहनत कर रही है। लेकिन दोस्तों फर्क यही आता है कि वो मेहनत कर कैसे रही है, कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ना करे, बल्कि उसमें कुछ ऐसे कदम उठाए जहाँ पर स्टूडेंट को उस टॉपिक को पढ़ते समय मजा आए, ना कि उस टॉपिक को पढ़ते समय उसमें बोरियत महसूस हो। जहाँ पर टीचर्स को उस टॉपिक को पढ़ाते समय क्यूरियोसिटी लानी चाहिए, जो कि स्टोरी टेलिंग से होता है, और साथ ही में टीचर्स को स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि जो वो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका उनकी एक्चुअल लाइफ में क्या यूज है। दोस्तों मेरा यहाँ पे कहना ये नहीं है कि हमें दूसरे कंट्री से कंपटीशन करने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, बल्कि दोस्तों मेरा कहना ये है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या फिर सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।